हमारी आज की चर्चा का आधार एक बहुत ही मार्मिक और कालजयी रचना है जिसका नाम है गिल्लू। और गिल्लू कूली मतलब कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक वास्तविक संस्मरण है जिसे हिंदी साहित्य की सबसे दिग्गज हस्तियों में से एक महादेवी वर्मा ने लिखा है। हाँ। ये सिर्फ एक इंसान और एक जानवर के रिश्ते का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये इस बात का बहुत ही गहरा अध्ययन है कि जब करुणा और प्रकृति के क्रूर नियमों का आमना सामना होता है तो जीत किसकी होती है। कहानी में उतरने से पहले मुझे लगता है हमें थोड़ा सा महादेवी वर्मा के उस विशाल व्यक्तित्व को भी समझना होगा, क्योंकि उसी से ये पूरी घटना अपना असली अर्थ पाती है ना। बिल्कुल। उनका जन्म 1907 में हुआ था और वो हिंदी कविता के छायावादी युग के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक थी। और वो चांद नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका की संपादक भी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, एकदम। और उनके पास ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे सर्वोच्च सम्मान थे। दीप शिखा, यामा, मेरा परिवार जैसी उनकी रचनाओं ने तो साहित्य की दिशा ही बदल दी थी। मतलब वो सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वो अपने आप में एक संस्था थी। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास उभर कर आता है वो ये है कि एक तरफ इतनी विशाल शख्सियत है जिनके पास पूरी दुनिया का सम्मान है, इतनी व्यस्तताएं हैं, और दूसरी तरफ उनकी नजर कहाँ ठहरती है? एक अनाथ, मौत के मुहाने पर पड़े एक बेहद छोटे से गिलहरी के बच्चे पर। हाँ, छायावाद की सबसे बड़ी खासियत ही यही थी, प्रकृति के कण कण में एक विराट रहस्य और भावना को देखना। महादेवी जी के लिए वो गिलहरी का बच्चा सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो जीवन की उस नश्वरता और संघर्ष का प्रतीक था जिसे वो अपनी कविताओं में उकेरती थीं। तो चलिए सीधे कहानी की उस पहली लाइन पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। इस पूरे रिश्ते को लाइन दर लाइन समझते हैं। तो एक सुबह महादेवी जी अपने कमरे से बाहर बरामदे में आती हैं। वहां वो देखती हैं कि दो कौवे गमलों के पास अपनी चोंच मार रहे हैं। वो लिखती हैं कि ऐसा लग रहा था मानो वो लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। शुरुआत में ये एक बहुत ही साधारण सा, मतलब लगभग काव्यात्मक दृश्य लगता है, लेकिन जैसे ही नजरें करीब जाती हैं उस तथाकथित खेल के पीछे की विभत्स सच्चाई सामने आ जाती है। हाँ, क्योंकि जब वो पास जाके देखती हैं तो गमले और दीवार के बीच एक बहुत ही छोटा सा जीव छिपा हुआ मिलता है। वो एक गिलहरी का बच्चा था जो शायद अभी अभी अपने घोंसले से नीचे गिर गया था। और अब वो उन दो कौओं के लिए एक बहुत आसान सा शिकार बन चुका था। बिल्कुल। कौओं ने अपनी नुकीली चोंच से उस छोटे से शरीर पर दो गहरे घाव कर दिए थे। वो इतना निढाल था कि बस गमले से चिपका हुआ बिना किसी हरकत के पड़ा था। यहाँ पर कहानी हमें समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। स्रोत में बताया गया है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति ने, जो शायद उसी घर के कर्मचारी या आसपास के लोग रहे होंगे, सबने एक सुर में यही कहा कि कौओं के इस जानलेवा हमले के बाद अब ये जीव बच नहीं पाएगा। सबने सलाह दी कि इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। हाँ। मुझे यहाँ पर थोड़ा रुकना है। जरा सोचिए, क्या वो लोग जो कह रहे थे कि इसे छोड़ दो, क्या वो तकनीकी रूप से गलत थे? प्रकृति का नियम तो यही कहता है ना कि जो घोंसले से गिर गया और घायल हो गया उसका अंत निश्चित है। बिल्कुल। मुझे तो ये एक तरह का सामाजिक आईना भी लगता है। हम अपनी दुनिया में भी तो यही करते हैं ना। कोई बिजनेस डूब रहा हो, कोई इंसान हार गया हो, तो समाज बड़ी आसानी से कह देता है कि अरे अब इसमें कुछ नहीं बचा, ऐसे इसके हाल पर छोड़ दो। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। वो लोग व्यावहारिक रूप से गलत नहीं थे, वो बस उस क्रूर जैविक नियम की आवाज बने हुए थे। हाँ? लेकिन महादेवी वर्मा का वो इनकार, उस व्यावहारिकता को मानने से इनकार, यही वो क्षण है जहां इंसानियत प्रकृति के अंधे नियमों से ऊपर उठ जाती है। उन्होंने उन तर्कों को अनसुना कर दिया। वो उस लहूलुहान जीव को बहुत प्यार से उठाती हैं और अपने कमरे में ले आती है। और इसके बाद जो रेस्क्यू या बचाव का वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देता है। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका अपने सारे महत्वपूर्ण काम छोड़कर रुई से उस नन्ही सी गिलहरी के घावों का खून पोंछ रही हैं। फिर वो उस पर पेनिसिलिन का मलहम लगाती हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। आप एक ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जिसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह शॉक में है, वो दर्द से लगभग बेहोश है। हाँ, लेखिका ने रुई की एक पतली सी बत्ती बनाई, उसे दूध में डुबोया और उसके छोटे से मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा इतना कमजोर था कि अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा था। दूध की बूंदें बस उसके मुंह के दोनों तरफ से नीचे गिर जाती थीं। कई घंटों की लगातार कोशिश, इंतजार और अथक धैर्य के बाद तब जाके वो उसके मुंह में पानी की सिर्फ एक बूंद डालने में कामयाब हो पाती है।
वो एक बूंद पानी, वो महज एक शारीरिक जरूरत पूरी करना नहीं था, वो मृत्यु के जबड़े से जीवन को वापस खींच लाने का प्रतीक था। वो बूंद इस बात का प्रमाण थी कि करुणा ने अभी हार नहीं मानी है। क्या बात है। और फिर कहानी में वो जादुई तीसरा दिन आता है। वो छोटा सा जीव इतना बेहतर हो जाता है कि वो अपने उन 2 बेहद छोटे छोटे पंजों से लेखिका की उंगली को कसकर पकड़ लेता है। अरे वाह। और उसकी आंखें खुलती हैं। महादेवी जी लिखती हैं कि उसकी आंखें नीले कांच की मोतियों जैसी थी, जिनसे वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगा था। ये दृश्य एक नए विश्वास के जन्म का प्रतीक है। उस जीव ने दुनिया का सबसे भयानक और क्रूर चेहरा देखा था, वो कौवे जो उसे मारना चाहते थे। हाँ। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को सबसे सुरक्षित हाथों में पाया। उन नीली आंखों का खुलना करुणा की अंतिम जीत थी। इसके बाद कहानी बहुत तेजी से करवट लेती है। 3-4 महीनों के अंदर ही वो बच्चा पूरी तरह बदल जाता है। उसके शरीर पर बेहद मुलायम रोएं आ जाते हैं, उसकी पूंछ झब्बेदार हो जाती है, बुशी टेल जिसे कहते हैं। हाँ, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत चमकने लगती है। यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प व्याकरण के रूपक का इस्तेमाल करता है। लेखिका कहती हैं कि वो एक कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन गया। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक बदलाव है। मतलब कॉमन नाउन का अर्थ है कोई भी आम गिलहरी जिसकी भीड़ में कोई अपनी अलग पहचान नहीं है। वो कल को मर भी जाती तो दुनिया के लिए बस एक गिलहरी मरती। लेकिन प्रॉपर नाउन बनने का मतलब है कि अब उसे एक नाम मिल गया था, गिल्लू। और नाम मिलना अपने आप में किसी को अपने परिवार, अपने कबीले में शामिल करने की सबसे बड़ी निशानी है ना? गिल्लू अब सिर्फ एक बचाया गया जानवर नहीं था, वो घर का सदस्य था। बिल्कुल। महादेवी जी ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाया। उन्होंने एक हल्की सी फूलों की टोकरी ली, उसमें रुई बिछाई और उसे खिड़की पर तारों के सहारे लटका दिया। अगले 2 सालों तक यही टोकरी गिल्लू का महल रहने वाली थी। और उस महल से जो हरकतें गिल्लू करता था वो ये दिखाता है कि जानवरों में भी ध्यान खींचने और खेलने की कितनी गहरी समझ होती है। अरे उसकी ऊर्जा तो देखने लायक थी। मतलब जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती थी तो गिल्लू को ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि उनका ध्यान कहीं और है। हाँ, वो अटेंशन सीख करता था। बिल्कुल। वो चुपचाप उनके पैरों के पास आता और फिर पलक झपकते ही पर्दे पर तेजी से चढ़ जाता और उसी तूफानी रफ्तार से वापस नीचे उतरता। ये सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक लेखिका अपना पेन रखकर उठने पर मजबूर न हो जाएं। ये उस छोटे से जीव का अपना तरीका था संवाद करने का। वो कह रहा था कि मैं वजूद में हूँ और मुझे आपका समय चाहिए। और इसका समाधान लेखिका ने क्या निकाला? कभी-कभी वो उसे एक लंबे से लिफाफे में डाल देती थी। हाँ, ये बहुत ही प्यारा दृश्य है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। वो गिल्लू उस लिफाफे में बंद होकर दीवार के सहारे मेज पर खड़ा रहता। सिर्फ उसका सिर बाहर होता था और वो घंटों अपनी चमकदार आंखों से लेखिका को काम करते हुए देखता रहता। लेकिन इस अत्यधिक प्यार और सुरक्षा के बीच कहानी एक बहुत ही दार्शनिक मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो हमें प्यार और आजादी के असली मायने समझाता है। गिल्लू जब भूख लगती थी तो चिक चिक की आवाज करता था, लेकिन लेखिका ने गौर किया कि अक्सर वो खिड़की की जाली के पास बैठा रहता है और बाहर की दुनिया को बहुत ही उत्सुकता से निहारता रहता है। हाँ, बाहर जाली की उस पार दूसरी गिलहरियां आती थीं और गिल्लू उनके पास बैठकर जैसे कोई मूक संवाद कर रहा होता था। उन्हें बाहर फुदकते देख गिल्लू के भीतर की वो प्राकृतिक वृत्ति जाग रही थी जो उसे खुले आसमान के नीचे बुला रही थी। और यहीं पे महादेवी वर्मा को एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी एहसास होता है। उन्हें लगता है कि इसे आजाद करना जरूरी है। वो जाली का एक कोना खोल देती हैं जिससे गिल्लू बाहर जा सके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब उन्होंने जाली खोल दी, लेकिन बाहर तो वही खतरनाक दुनिया थी ना? हाँ, बाहर वही कौवे थे जिन्होंने कुछ महीने पहले उसे लगभग मार ही डाला था। क्या उसे बाहर भेजना प्यार था या ये एक बहुत बड़ा रिस्क था? मुझे तो ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना लगता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे सुरक्षित रखना चाहेंगे ना? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आप जो कह रहे हैं वो इंसानी फितरत है। हम जिससे प्यार करते हैं उसे अपनी आंखों के सामने एक सुरक्षित पिंजरे में रखना चाहते हैं। बिल्कुल। गिल्लू को उस कमरे में कैद रखना सबसे आसान काम था। वो वहां सुरक्षित था, उसे खाना मिल रहा था। लेकिन लेखिका ये समझ गई कि अत्यधिक सुरक्षा अंततः एक तरह की कैद बन जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सच्चा प्यार उसे म्यूजियम की किसी कीमती चीज की तरह सहेज कर रखना नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्यार का सबसे मुश्किल हिस्सा है सामने वाले को वो आसमान देना जिसमें उड़ने के अपने खतरे हों। जाली का वो कोना खोलना ये साबित करता है कि सच्चा प्रेम कभी भी कब्जा नहीं होता। प्रेम का अर्थ ही है आज़ादी देना,
भले ही उसमें आपको डर लगे। हाँ, वो वापस आता था। जब लेखिका अपने महत्वपूर्ण कागजों की वजह से कमरे को बंद करके कॉलेज जाती थी, तो गिल्लू जाली के रास्ते बाहर चला जाता। वो दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर पेड़ों पर उछलता रहता। लेकिन जैसे ही शाम को लेखिका लौटती और कमरा खोला जाता, गिल्लू उस जाली से दौड़कर अंदर आता और उनके सिर से लेकर पैर तक चढ़ने उतरने लगता। ये स्पष्ट करता है कि आज़ादी देने से रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि उनमें एक ऐसा समर्पण आ जाता है जो किसी जंजीर से पैदा नहीं किया जा सकता। और समर्पण की बात करें तो इस कहानी का अगला हिस्सा ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जानवरों और इंसानों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव किस हद तक जा सकता है। सच में हम वफादारी और सेवा की उम्मीद आमतौर पर कुत्तों या घोड़ों जैसे जानवरों से करते हैं, लेकिन एक गिलहरी स्रोत में साफ लिखा है कि लेखिका के पास कई पालतू जानवर और पक्षी थे जो उन्हें प्यार करते थे, लेकिन किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो उनके साथ उनकी थाली से खाना खाए। सिर्फ गिल्लू ही वो अपवाद था जिसने ये हक जताना सीख लिया था। जैसे ही लेखिका डाइनिंग रूम में पहुंचती, गिल्लू खिड़की से निकलता, आंगन की दीवार पार करता, बरामदे से होता हुआ सीधा मेज पर पहुंच जाता। उसे उनकी थाली में बैठना था। अरे वाह! बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे अपनी थाली के बिल्कुल पास बैठना सिखाया। वो एक एक चावल का दाना बड़ी सफाई से उठाकर खाता था और उसका सबसे पसंदीदा खाना था काजू। अगर कई दिनों तक काजू ना मिले तो वो बाकी खाने की चीजें लेने से इनकार कर देता था या उन्हें अपने झूले से नीचे फेंक देता था। खाने के इर्द गिर्द बुनी गई ये छोटी छोटी आदतें हमें कहानी के सबसे भावुक और चौंकाने वाले मोड़ की तरफ ले जाती हैं। ये वो हिस्सा है जहां गिल्लू ये साबित करता है कि वो सिर्फ अपनी भूख से नहीं बल्कि एक गहरे भावनात्मक तार से जुड़ा हुआ था। ये तब होता है जब लेखिका एक मोटरकार दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। उन्हें काफी चोटें आती हैं और कुछ दिनों के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। जरा उस घर के माहौल की कल्पना कीजिए जहां महादेवी जी नहीं है। गिल्लू के लिए वो सिर्फ एक इंसान का गायब होना नहीं था, उसकी पूरी दुनिया का केंद्र ही अचानक से अदृश्य हो गया था। हाँ, उन दिनों घर में जब भी कमरे का दरवाजा खुलता, गिल्लू तेजी से अपने झूले से नीचे उतरता। उसे लगता कि उसकी मालकिन आ गई है। लेकिन जैसे ही वो किसी और इंसान को देखता, वो उतनी ही तेजी से निराश होकर वापस अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। सब जानते थे कि उसे काजू पसंद है, तो सबने उसे खाने के लिए ढेर सारा काजू दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब पता चलती है जब लेखिका अस्पताल से ठीक होकर वापस लौटती हैं। एकदम, जब लेखिका वापस आकर उसके झूले की सफाई करती हैं, तो वो देखती हैं कि उसका झूला काजू से भरा पड़ा था। उसने उन दिनों में अपना सबसे पसंदीदा खाना छुआ तक नहीं था। ये मुझे अंदर तक झकझोर देता है। एक छोटा सा जानवर जिसे हम सिर्फ एक जीवंत रोबोट मानते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए पैदा हुआ है, मेरा मतलब है वो अपने दुख में अपनी सबसे बुनियादी जरूरत, अपनी भूख ही भूल गया। ये इस बात का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रमाण है कि जानवरों के भीतर मानवीय भावनाओं को, हमारे दुख को भांपने की असीम क्षमता होती है। हाँ, वो सिर्फ वृत्ति या इंस्टिंक्ट पर काम नहीं करते। गिल्लू का वो अनशन ये दिखाता है कि प्रेम और वियोग का दर्द शरीर की भूख से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और बात सिर्फ ना खाने तक सीमित नहीं थी। जब लेखिका घर पर बीमार पड़ी थी, तब गिल्लू ने जो किया वो तो किसी को भी रुला दे। वो उनके तकिए के पास बैठ जाता और बिल्कुल एक नर्स या किसी समर्पित परिचारक की तरह अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बालों और माथे को सहलाता रहता। जब वो वहां से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे कोई नर्स कमरे से बाहर चली गई हो। सच में? आप सोचिए, एक जंगली जानवर एक इंसान के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये गहरी एम्पैथी या समानुभूति का स्तर है। और गिल्लू सिर्फ भावुक नहीं था, वो बहुत ही बुद्धिमान भी था। उसकी इसी बुद्धिमानी का एक और किस्सा गर्मियों के दिनों का है। हाँ, गर्मियां बहुत तेज थीं। बाहर लू चल रही थी, इसलिए गिल्लू का बाहर जाना या अपने रुई वाले झूले में बैठना मुमकिन नहीं था। अब उसे लेखिका के पास भी रहना था और गर्मी से भी बचना था। तो उसने क्या तरकीब निकाली? उसने एक ऐसा तरीका खोजा जो सच में उसकी सूझबूझ को दर्शाता है। बिल्कुल, उसने देखा कि लेखिका के पास मिट्टी की एक ठंडी सुराही रखी रहती है। गिल्लू ने उस ठंडी सुराही पर पूरा लेट जाना शुरू कर दिया। अरे वाह! इससे उसे सुराही की ठंडक भी मिलती रहती थी और वो अपनी मालकिन के बिल्कुल करीब भी रहता था। ये किसी समस्या को हल करने का कितना शानदार तरीका था। लेकिन हर कहानी, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो,
समय के नियमों से बंधी होती है। हम भूल जाते हैं कि हर जीव की अपनी एक जैविक घड़ी होती है। और यही कहानी का सबसे भारी हिस्सा है। स्रोत हमें बताता है कि गिलहरियों का जीवन काल प्रकृति ने बहुत छोटा तय किया है, मुश्किल से 2 साल। और वो 2 साल पूरे हो चुके थे। गिल्लू का अंतिम समय आ गया था। वो दिन बहुत ही उदास और खामोश था। गिल्लू ने उस पूरे दिन न तो कुछ खाया और न ही वो बाहर अपनी उस दुनिया में गया जहां वो गिलहरियों का नेता हुआ करता था। रात का समय था। उसे जाने का असहनीय दर्द हो रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। लेकिन उस भयानक दर्द के बावजूद वो अपने झूले से उतरा। वो धीरे धीरे लेखिका के बिस्तर पर आया और उसने अपने ठंडे, लगभग बर्फीले पंजों से उनकी उसी उंगली को कसकर पकड़ लिया जिसे उसने अपने जीवन के बिल्कुल पहले दिन उस अधमरी हालत में पकड़ा था। ये दृश्य साहित्य के सबसे शक्तिशाली दृश्यों में से एक है। ये एक पूर्ण वृत्त है। जरा सोचिए इस बारे में। मौत के मुंह से निकलते वक्त, जीवन की पहली नई सांस लेते समय उसी उंगली का सहारा, और अब जीवन की आखिरी सांस लेते वक्त वापस उसी उंगली को थामना। हाँ, ये एक ऐसा क्षण है जहां इंसान और जानवर के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं। लेखिका ने घबराकर उसे गर्माहट देने के लिए हीटर चालू किया। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि किसी तरह उस छोटे से शरीर में गर्मी लौटाए, लेकिन जीवन का चक्र पूरा हो चुका था। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही गिल्लू को छुआ, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया। इसके बाद उसका वो रुई का झूला, जो 2 साल तक उसकी पूरी दुनिया था, उसे खिड़की से उतार लिया गया। जाली का वो रास्ता जहां से वो हर सुबह आजादी की उड़ान भरता था, उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ एक दुखद अंत पर खत्म नहीं होती। महादेवी वर्मा ने उसे दफनाने के लिए एक बहुत ही खास जगह चुनी। गिल्लू को सोनजूही की बेल के नीचे चिर निद्रा में सुला दिया गया। और उस बेल को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे 2 कारण थे। पहला ये कि गिल्लू को वो सोनजूही की बेल बहुत पसंद थी। वो अक्सर उसी बेल के पत्तों के बीच छिपकर लेखिका को चौंकाया करता था। अच्छा। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण कारण, यहीं पर महादेवी वर्मा की वो छायावादी दार्शनिकता अपने चरम पर दिखाई देती है। मतलब वो मौत को एक पूर्ण अंत या एक ब्लैक होल की तरह नहीं देख रही थी। बिल्कुल नहीं। उनका ये गहरा विश्वास था कि गिल्लू उस मिट्टी में मिलकर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो मानती थी कि किसी वसंत के दिन जब उस बेल पर फूल खिलेंगे तो गिल्लू एक छोटे पीले जूही के फूल के रूप में फिर से जन्म लेगा। ये मृत्यु को एक भयानक अंत मानने के बजाय उसे प्रकृति में विलीन होने और एक नए रूप में बदल जाने के रूप में देखना है। ये विचार अपने आप में कितना सुकून देने वाला है। एक साधारण सी गिलहरी का जीवन एक महान कवयित्री के दार्शनिक चिंतन का हिस्सा बन गया। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो ये कहानी जो महज एक बचाव अभियान, एक रेस्क्यू के रूप में शुरू हुई थी, वो करुणा, स्वतंत्रता के सही अर्थ और कभी न खत्म होने वाले प्रेम के एक अद्भुत सफर में बदल गई। इसने ये भी साबित कर दिया कि प्रकृति का वो क्रूर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम मानवीय करुणा और एम्पैथी के आगे हार सकता है, और हारता है। जाते जाते मैं चाहूंगा कि हम सब, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, एक बात पर बहुत गहराई से विचार करें। हम सब अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं, करियर, पैसा, भविष्य, सब कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन अगर महज 2 साल का एक रिश्ता, वो भी एक छोटी सी जंगली गिलहरी के साथ, भारत की एक इतनी महान लेखिका के जीवन और उनके साहित्य पर इतना गहरा और अमर प्रभाव डाल सकता है, तो क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? बिल्कुल। जरा सोचिए, हमारी इस तेज रफ्तार जिंदगी में ऐसे कितने छोटे जीव हैं, या ऐसे कितने छोटे छोटे पल हैं जो हमारे प्यार, हमारी करुणा और हमारे ध्यान का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। क्या हम उस सर्वाइवल की अंधी दौड़ में उस असली जादू को अनदेखा कर रहे हैं जो ठीक हमारे सामने, शायद हमारी खिड़की के पास ही मौजूद है? उस जादू को पहचानिए। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।